आज का डे काफ़ी लिथार्जिक था बिकॉज मैं हर बार सुबह जल्दी उठ नहीं पाता हूँ। एंड टुडे आई जस्ट हियर आई एम। ये बेसिकली मेरा हॉस्टल है, पीजी। बेसिकली आई एम पीजी लीवर, जहाँ मैं हिसार की एक छोटी सी पीजी के अंदर रहता हूँ। इट्स नॉट लाइक ए स्मॉल पीजी, बट हाँ एक बड़ी अच्छी पीजी मान सकते हैं। बट यहाँ पर कुछ हाइजीन का ध्यान नहीं रखा जाता है। बट टुडेज टॉपिक इज नॉट अबाउट दिस पीजी, टुडे टॉपिक इज़ अबाउट हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि हम जब भी, बिकॉज आई एम ए नर्सिंग स्टूडेंट, तो मेरी 2 महीने की क्लिनिकल ड्यूटी पोस्टिंग इस हिसार में लगी है, वो भी आधार हॉस्पिटल के अंदर। एंड और आई ऑलमोस्ट स्पेंड हाँ 1 वीक तो मैंने गुजार लिया है हॉस्पिटल के अंदर, जिस पर मुझे मेरी सर्जरी वार्ड के अंदर ड्यूटी लगी है। सर्जरी वार्ड बेसिकली एक ऐसा वार्ड है जहाँ पर तुम देखने को मिलेंगे वो पेशेंट जो कि सर्जरी से रिलेटेड होंगे, चाहे तो वो प्री सर्जरी होंगे या फिर पोस्ट सर्जरी होंगे, यानी कि जिनके अंदर कोई डिजीज़ प्रॉब्लम है, दैन वो उनको सर्जरी करवानी होती है या फिर सर्जरी करा के उस वार्ड के अंदर एडमिट होते हैं। एंड देन वी हैव टू केयर दैट पर्सन्स। उनके वुंड्स का वुंड का ध्यान रखना होता है कि उनके अंदर कोई ब्लीडिंग ना हो, इन्फेक्शन ना हो, या फिर कोई टाइप की इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग ना हो। कई सारे प्रोसीजर्स भी किए जाते हैं, जैसे कि ईसीजी, कैनालाइजेशन, कैथेटराइजेशन, और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि दवाई देना, मेडिसिन करना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हॉस्पिटल के अंदर। बेसिकली आई एम वर्किंग इन ए सर्जिकल वार्ड। 8 घंटे की ड्यूटी होती है जो कि वी हैव टू डू। एंड सम ऑल्सो फाइल वर्क, कि हमें फ़ाइल वर्क भी करना पड़ता है। बट मैंने अभी तक कोई फाइल वर्क नहीं किया है। बट या आई हैव टू डू सम सिस्टम वर्क, कि हमें अपने वाइटल्स को चेक करना होता है एंड वाइटल्स को चढ़ाना होता है अपने सिस्टम के अंदर। मैंने एक और सिस्टम को देखा है कि जो भी एम्प्लॉय है यहाँ पर, जो भी हॉस्पिटल के अंदर एम्प्लॉय होते हैं, उनकी एक स्पेसिफिक आईडी होती है। एक पूरा वार्ड होता है, तो वार्ड का एक इंचार्ज होता है। इंचार्ज के ऊपर कुछ डॉक्टर्स होते हैं और इंचार्ज के नीचे कई सारी नर्सिंग स्टाफ होता है। और हर एक नर्सिंग स्टाफ का अपना अपना काम होता है कि उनके अंदर पेशेंट को बांट दिया गया है कि 7 पेशेंट इस नर्सिंग स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो उन 7 पेशेंट्स की हर एक चीज़ का ध्यान रखेगा, यहाँ तक कि उसके डिस्चार्ज से लेकर उसकी मेडिसिन्स का, उसकी कैथेटराइजेशन, जो भी प्रोसीजर्स हैं, उनकी मेडिसिन्स, हर चीज़ का वो ध्यान रखेगा। एंड देन उसके पास एक स्पेसिफिक टाइप की आईडी होती है, जिससे वो लॉगिन करके अपने सिस्टम में उनकी पेशेंट्स की जो इन्फॉर्मेशन है, जो एनालाइजेशन है, हर सारी चीज़ें उसको नोट करता है कि कौन सी मेडिसिन देनी है, कौन सी मेडिसिन दे चुकी हैं, कौन से प्रोसीजर बाकी है, डिस्चार्ज प्रोसीजर या दवाई मंगाना है। इन हर एक चीज़ उस सिस्टम के अंदर देखा जाता है। एंड विच आई रियली लाइक दैट सिस्टम, बिकॉज उसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है कि तुम अपने वर्क्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हो अलग अलग पेशेंट को लेकर। एंड इट वॉज रियली नाइस फॉर मी। एंड पहले तो मैंने यहाँ आने से पहले ही कई सारी चीज़ें अपने दिमाग में बैठा ली थी, यानी कि या यूँ कहूँ कि मैंने अपने सोच लिया था कि मैं वहाँ जाकर करूँगा क्या। क्योंकि पिछली बार मैंने 2 महीने की ड्यूटी लगी थी, तो मैंने कुछ भी नहीं सीखा था। मुझे जो भी सीखा था वो मैं सीख चुका था, बट मैं उन चीज़ों को रिटेन नहीं कर पाता था, बिकॉज मैंने कोई भी नोट्स नहीं बनाए थे उन चीज़ों के। बट दिस टाइम आई विल नॉट रिपीट दैट मिस्टेक अगेन, बिकॉज अब की बार मैंने कुछ नोट्स बनाने की कोशिश की है। जो भी मैंने वहाँ पर सीखा है सर्जरी वार्ड से रिलेटेड, कि सर्जरी वार्ड है क्या, उसके अंदर कौन से पेशेंट आते हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है पेशेंट्स को लेकर। कई सारे टाइप के वहाँ पर प्रोसीजर्स किए जाते हैं, इन्फ्यूजन पम्प कैसे चलाया जाता है, आईवी सेट से रिलेटेड कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आईवी सेट होता क्या है, कैनुला के बारे में, कैनुला को कैसे लगाया जाता है, कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं कैनुला करने के वक्त, ड्रिप कैसे अटैच करनी है, कैसे रिमूव करनी है, अगर कोई कैनुला आउट करना है तो कैसे बिना पेन के हम उस कैनुला को आउट कर सकते हैं।
अगर वो लीकेज करता है तो हम उसे रिमूव करके, यानी कि रिमूव करके हम दूसरे कैनुला को कैसे इंसर्ट करेंगे। और भी कई सारी चीज़ें आती हैं जो अब की बार मैंने नोट करने की कोशिश की है, क्योंकि मैं हर चीज़ भूल जाता हूँ। एंड इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वाइटल्स, बिकॉज वाइटल्स ही हमारे वो चीज़ हैं। बेसिकली हमारे पास 5 वाइटल्स होते हैं, जैसे इंक्लूडिंग टेम्परेचर, पल्स, ऑक्सीजन सैचुरेशन, रेस्पिरेशन, बीपी एंड और भी कई सारे हो सकते हैं। 5th 6th इज कंसिडर ऑल्सो इन पेन। ये वाइटल्स ही हमारे ओवरऑल पेशेंट के हेल्थ को इंडिकेट करते हैं कि उसकी पेशेंट की हेल्थ कैसे होगी। यानी कि अगर तुम इन 5 चीज़ों को अगर एनालाइज करोगे, ऑब्ज़र्व करोगे पेशेंट के अंदर, तो तुम उसका जनरल ओवरव्यू ले सकते हो उसकी हेल्थ का, कि वो कितना हेल्दी है या कितना अनहेल्दी है, राइट। उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर बीपी के बारे में फिर मैंने कुछ टेस्ट के बारे में बात की है कि कौन से टेस्ट कराए जाते हैं। टेस्ट की बेसिकली डायग्नोस करने के लिए किए जाते हैं, जैसे कि डिजीज़ हो गई हमारी एमआरआई क्यों किया जाता है, सीटी स्कैन, इको, ईसीजी, टीएमटी, ब्लड टेस्ट भी कई सारे होते हैं। बेसिकली एमआरआई, सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड एक ही है। उनके अंदर हमें बेसिकली इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पता लगता है, हमारी बॉडी के जो भी ऑर्गन्स हैं उनके बारे में पता लगता है, इंक्लूडिंग एक्सरे। वो हमारे ऑर्गन्स की ना चलकर पर हमारे बोन्स की स्ट्रक्चर को फाइंड करने में मदद करता है। ओनली द डिफरेंस बिटवीन एमआरआई, सीटी स्कैन एंड अल्ट्रासाउंड इज़ उनकी टेक्निक अलग है। यानी कि एमआरआई है जो मैग्नेटिक वेव्स का यूज़ करता है हमारे बॉडी के अंदर देखने के और इमेज बनाने से को लेकर। वही जो हमारा सीटी स्कैन है वो एक्सरेज का यूज़ करता है वेरी लो अमाउंट के अंदर। एंड जो हमारा अल्ट्रासाउंड है वो हमारी साउंड प्रोड्यूस करता है। वो बेसिकली अल्ट्रासाउंड जो मशीन है वो साउंड प्रोड्यूस करती है, और जब वो साउंड हमारे ऑर्गन से टकराती है तो वो एक काइंड ऑफ इमेज बना कर देती है जो हमें देन रिपोर्ट करनी होती है। उसके बाद कई सारे ब्लड टेस्ट भी होते हैं, जैसे कि स्पूटम टेस्ट, कंप्लीट सीबीसी, बीएमपी, सीएमपी, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, एलएफटी, केएफटी, ब्लड कल्चर में बेसिकली हम क्या करते हैं, उस चीज़ के बारे में डिनोट करते हैं, जैसे कि कोई वायरस इन्फेक्शन कोज करता है या फिर बैक्टीरिया इन्फेक्शन कोज करता है या फिर फंगल इन्फेक्शन है, राइट। अब कई सारी चीज़ें आती हैं इनके बारे में भी। सबसे पेन इम्पोर्टेंट है हमारा पेन मैनेजमेंट। सो बेसिकली मैं एक ओवरव्यू दूँ, अगर मैं तुम्हारे बारे में ओवरव्यू दिखाता हूँ कि पेशेंट को हमें क्या क्या ध्यान रखना होता है, तो पहले हमारे आते हैं उसके वाइटल्स। हमें उसके वाइटल्स को चेक करना होता है। बेसिकली 5 वाइटल्स हैं जिसे हमने बात की है। देन हमारे वूंड का ध्यान रखना होता है कि वूंड के अंदर कोई सर्जिकल रिमूवल करना है या फिर कोई इन्फेक्शन है, कई सारी चीज़ें होती हैं। एंड देन वी हैव टू पेन मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर पेशेंट पेन में है तो उसको काफ़ी सारे डिस्कम्फर्ट फील होगा, तो हमें उसके पेन मैनेजमेंट को भी ध्यान में रखना है। और कई सारी मेडिसिन से यूज़ कर सकते हैं हम पेन मैनेजमेंट करने के लिए, जैसे कि पैरासीटामोल तो नॉर्मली है, डाइक्लोफ्लेक्सोन, और कई सारी चीज़ें हैं जैसे कि ट्रामाडोल, राइट। देन वी हैव ऑल्सो प्रोसीजर्स करने होते हैं हमें, डिस्चार्ज एंड कैथेटराइजेशन एंड मोबिलिटी का भी ध्यान रखना होता है। देन उसके बारे में हम बात करते हैं, टेस्ट हो गए हमारे। देन मेडिसिन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बेसिकली मुझे मेडिसिन एंड फार्मेसी का इतना कुछ पता नहीं है, मैंने याद की थी जब मैं फार्मेसी पढ़ता था, बट अब वो चीज़ें काफ़ी फेड अप हो चुकी हैं। मैं उन चीज़ों के अंदर काफ़ी याद नहीं कर पाता, रिटेन नहीं कर पाता, तो इसलिए मैंने जो भी मेडिसिन मेरे सामने आती हैं वहाँ पर मेडिकल के अंदर तो मैं उन्हें नोट डाउन करता हूँ। देन मैं घर आकर, यानी कि पीजी के अंदर आकर, मैं उन हर एक मेडिसिन्स की डिटेल्ड में थोड़ा सा ओवरव्यू जानने की कोशिश करता हूँ कि वो मेडिसिन है किसके बारे में। अगर तुम मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हें 3 ही चीज़ें मालूम होनी चाहिए उसके बारे में। जैसे कि एक मेडिसिन है नोरेड एक इंजेक्शन है। बेसिकली नोरेड एक जनरल नेम है उस मेडिसिन का। उसका अगर एक सॉल्ट बताऊं तो एड्रेनलिन बेसिकली हमारे ब्लड लेवल को इंक्रीज़ करता है, नॉट ब्लड लेवल बट वो हमारी वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है इन ऑर्डर टू
पंप ब्लड फास्टर, और हम कह सकते हैं कि एड्रेनलिन या फिर नोरेड इंजेक्शन हमारे ब्लड सप्लाई को इंक्रीज़ करता है, बीपी को बढ़ा देते हैं इन सिंपल वर्ड्स। और इसे हम एंटी हाइपोटेंसिव ड्रग भी बोल सकते हैं। एंटी हाइपोटेंसिव जो कि एंटी मतलब जो रोकती है, हाइपो मतलब कम, एंटी हाइपोटेंसिव ड्रग यानी कि जो कि बीपी को कम होने से रोकती है। देन कई सारे मेडिसिन्स का नाम लिखा है मैंने, जैसे कि क्लैटी प्लस के अंदर 2 साल्ट आते हैं, क्लैरिथ्रोमाइसिन एंड एसोमेपराजोलोल। क्लैरिथ्रोमाइसिन इज एंटीबायोटिक और एस्मोपेराजोल इज एंटी एसिड्स। देन नोरेड अगेन आ गया है हमारा। ट्रेमाडोल बेसिकली एक पेन किलर है विच इज़ एनाल्जेसिक और ओपियोइड्स। एंड देन वी हैव लैक्टोलोज। लैक्टोलोज एक लैक्सेटिव है, मैंने इसके बारे में कई बार पढ़ा था फार्मेसी के अंदर, जो कि कॉन्स्टिपेशन या फिर लूज मोशन में हेल्प करती है। बेसिकली जो लैक्सेटोलोज है वो लैक्सेटिव है, यानी कि वो इंड्यूस कराती है लूज मोशंस को ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो। एंड देन वी हैव टैजपाई बेसिकली 2 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन है विच इज़ पेप्रासिलिन जो कि एक एंटीबायोटिक है, और टैजोबैक्टम एक काइंड ऑफ बैक्टीरियल रेजिस्टेंस ड्रग है। अब इसका मतलब क्या है बैक्टीरियल रेजिस्टेंस? देखो, जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया घुसता है, कोई वायरस घुसता है, बेसिकली बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। जब भी हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया घुसता है तो अपनी सैनिक को बढ़ा देता है, अपनी अक्षमता को बढ़ा देता है कि हमारी बॉडी उसके ऊपर अटैक करेगी तो वो जेल लेगा। तो ये दवाई उस बैक्टीरिया को पावरफुल होने से रोकती है, बेसिकली सिंपल वर्ड्स में, राइट। एंड देन वी हैव क्लोपिड्रोग्रिल बाइसल्फेट, जिसका काम है एंटी प्लेटलेट, यानी कि प्लेटलेट का कंजप्शन एक्यूमुलेशन नहीं होने देती, या फिर ये कहूँ कि ब्लड क्लॉट नहीं बनने देती। उसके बाद हम कई सारे प्रोसीजर्स के ऊपर भी ध्यान देंगे, जैसे कि ईसीजी क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्यों की जाती है, कैसे की जाती है, कैसे उसको रीड किया जाता है। बेसिकली मैंने उसे रीड करना अभी सीखा नहीं है, सीखा था बट मैं भूल चुका हूँ, बट कैसे की जाती है आई नो दैट थिंग। बेसिकली इसमें 12 लीड्स होती हैं, जो कि कुछ हाथ पे लगती हैं, कुछ पैरों पर लगती हैं। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट ब्लैक रेड, देन वी हैव येलो एंड ग्रीन। देन यहाँ पर हम एक लगाएंगे फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज पे लगाएंगे हम रेड, देन वी हैव येलो, देन वी हैव ग्रीन, देन वी हैव ब्राउन, ब्लैक एंड पर्पल। देन वो हमारी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करके देगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ऑफ हार्ट की एक ग्राफ बना कर देगा, जिसे एनालाइज करके हम पता लगा सकते हैं कि हमारा हार्ट कैसे वर्क करता है, किस तरह वर्क करता है, या अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। देन वी हैव कैनलाइजेशन। कैनला के कितने टाइप होते हैं? बेसिकली 7 टाइप हैं, 14, ऑरेंज, ग्रीन, पिंक, ब्लू, येलो, पर्पल, राइट। प्रोसीजर्स भी कई सारे आते हैं। एंड हाँ, तुम्हें बीमारियों के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से पेशेंट को क्या बीमारी है। अगर तुम बीमारी का नहीं पता लगा सकते, यू विल नेवर एबल टू डायग्नोज दैट पर्सन, यू विल नेवर एबल टू ट्रीट दैट पर्सन वेल। सो मैंने डिजीज़ के बारे में पता चलाया, जैसे कि गलस्टोन क्या होता है, पेल्विक मास, कार्सिनोमा ऑफ स्टोमक, कार्सिनोमा ब्रेस्ट, कार्डियोमायोपैथी एंड एवीएम था आर्टेरियस वेनस माल फॉर्मेशन। अगर तुम्हें मैं जनरली बताऊँ इन डिजीज़ के बारे में, तो ये कुछ ऐसे हैं। गॉलस्टोन ब्लैडर, बेसिकली जब हमारा गॉल ब्लैडर अच्छे से एम्प्टी नहीं हो पाता तो वो कंसनट्रेटेड बाइल नीचे जाकर जम जाता है, जैसे कि जिसकी वजह से कैल्सिफिकेशन होती है, और कैल्सिफिकेशन कोज दोज टाइनी गॉल ब्लैडर स्टोन्स। और जब वो गॉल ब्लैडर स्टोन भर जाता है तो वो ब्लॉकेज क्रिएट करता है, जिसकी वजह से गॉल ब्लैडर के अंदर काफ़ी सारी और प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जैसे कि इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग, पेन। देन वी हैव पेल्विक मास। पेल्विक मास बेसिकली जब भी हमारा एबनॉर्मल ग्रोथ होता है किसी भी पेल्विक रीजन का, ये हो सकता है 2 टाइप का,
विच इज़ रिप्रोडक्टिव एंड नॉन रिप्रोडक्टिव, यानी कि रिप्रोडक्टिव जो कि हमारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि टेस्टिस, ओवेरीज, यूट्रस, जब इनके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, इनके अंदर कोई कार्सिनोमा या फिर एबनॉर्मल ग्रोथ दिखती है, तो ये हम बोलते हैं गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। नॉन गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स वो होती हैं जो हमारे एब्डोमिनल से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि हमारा इन्फ्लामेशन हो जाना, हमारे इंटेस्टाइन्स का, हमारे ब्लैडर के अंदर कोई प्रॉब्लम होना, जिसकी वजह से एक उभरा हुआ पार्ट दिखता है हमारे पेल्विक रीजन के अंदर, राइट। देन वी हैव स्टमक कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर। स्टमक कैंसर बेसिकली एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, जो कि हेलिकोबैक्टीरियम पाइलोराई, एक बैक्टीरिया जो कि हमारी लाइनिंग को ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से जो HCl है वहाँ पर इरोजन पैदा करता है, यानी कि स्वेलिंग कोज करता है, अल्सर पैस करता है, अल्सर, और जब वो अल्सर ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो ट्यूमर या फिर कैंसर का भी रूप ले लेता है। देन वी हैव ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर बेसिकली हमारे मिल्क डक्ट्स का एबनॉर्मली ग्रोथ करने से वजह से ब्रेस्ट कैंसर होता है। कार्डियोमायोपैथी, जब हमारी मसल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, और जब हमारी मसल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारा पंपिंग एक्शन काम अच्छे से नहीं करता है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट पंपिंग सिस्टम ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, कार्डियक अरेस्ट आ सकता है, और भी कई सारी हार्ट प्रॉब्लम हो सकती हैं। इसका बेसिकली कारण ये हो सकता है कि वो जेनेटिक हो सकता है, ये, या फिर कोई ज़्यादा अल्कोहल का कंजम्पशन करता है, क्रोनिक हैबिट्स हैं, जैसे कि कोई डायबिटिक पेशेंट है, कोई डायबिटिक पेशेंट है जिसका BP हाई रहता है, या फिर कोई ओबेसिटी पेशेंट है, राइट। एंड देन वी हैव कार्डियोमायोपैथी में बेसिकली होता क्या है, जो हमारी मसल्स है वो वीक होने लगती हैं। वीक क्यों होती है, क्या या तो वो ज़्यादा एक्सपेंड करती है, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती, या फिर वो रिजिड हो जाती है, या फिर उसके अंदर इस्चीमिया हो जाता है। इस्चीमिया यानी कि हार्ट सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई कट हो जाती है उस मसल्स के अंदर। एंड देन वी हैव AVM। ये मेरे लिए नई थी, बिकॉज मैंने इसे पहली बार सुना था, नॉट पहली बार बट इट्स काइंड ऑफ न्यू फॉर मी, कि ये एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है आर्टरीज और वेन्स के अंदर, और बाईपास करती है कैपिलरीज को। फॉर एग्जांपल, ये दो आर्टरीज और वेन है, और ये हमारी कैपिलरीज हैं। बेसिकली नॉर्मल हमारा जो सर्कुलेशन होता है वो ये होता है कि ब्लड आर्टरी के थ्रू आता है, देन कैपिलरीज के थ्रू होके वेन्स के थ्रू दोबारा चला जाता है। बट इसके अंदर होता है ये है कि एबनॉर्मल ग्रोथ बन जाती है आर्टरी और वेन्स के बीच में, और आर्टरी और वेन के बीच में बनने की वजह से या तो ब्लॉकेज क्रिएट हो गया, या फिर बाईपास कर जाएगी वो कैपिलरीज को, जिसकी वजह से काफ़ी सारी एबनॉर्मल ग्रोथ देखने को मिलती है। जहाँ पर वो होती है बेसिकली हमारे लिम्स में ज़्यादा होती है, पेरिफेरल जगहों में ज़्यादा होती है। ये भी बेसिकली हम जेनेटिक हो सकती है, कोई इंजरी, ट्रॉमा है, या फिर कई सारे सिंड्रोम्स होंगे जब हो सकती है। लेकिन इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है, यानी कि अगर ये किसी को बीमारी हो जाती है तो उस पेशेंट को क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगी। पहला, वो ब्लीडिंग करेगा, स्वेलिंग होगी, उसके अंदर ईचिंग, पेन हो सकता है, अल्सर फॉर्मेशन हो सकती है, स्किन का टेक्सचर चेंज हो सकता है, स्कार फॉर्मेशन हो सकती है, एंड इस्चीमिया तो होगा ही, बिकॉज वहाँ की ऑक्सीजन सप्लाई ख़त्म हो जाएगी अगर वो ब्लॉकेज क्रिएट करता है तो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हार्ट की प्रॉब्लम, बिकॉज हमारी हार्ट हर एक ब्लड वेसल से जुड़ा हुआ है। अगर कहीं पर भी ब्लॉकेज क्रिएट होती है तो हमारे हार्ट के अंदर पंपिंग एक्शन, जो भी हमारा हार्ट का सर्कुलेशन है वो बिगड़ जाएगा, जिसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम्स अगर होंगी। या दैट्स इट फॉर टुडे, जो कि मैंने इस बुक्स में सिर्फ लिखा है इन चीज़ों के बारे में। एंड आगे चलकर शायद मैं और भी चीज़ों पर लिखूँगा अगर मुझे कुछ याद आएगा, या फिर मैं और सीखूँगा। या दैट्स इट फॉर टुडे।